फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज दिल्ली से लखनऊ तक सियासी दंगल देखने को मिला। एसआईआर के मुद्दे पर पूरा विपक्ष दिल्ली में एकजुट दिखा और संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला और इस बीच वहां पर बैरिकेटिंग लगाई गई। पुलिस के द्वारा कहा गया परमिशन नहीं थी। अखिलेश यादव बैरिकेटिंग फांद गए, लांग गए और इस सियासी लांग में उनको क्या फायदा है, क्या नफा नुकसान, इस पे चर्चा करेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में बोले कि जो दिल्ली में सवाल उठा रहे हैं कोई भी उनके सदस्य यहां उठा ले, एक एक का जवाब चुन चुन के देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आज पहला दिन हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल का बहिष्कार किया। किसी भी 16 के 16 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्वेश्चंस ही नहीं पूछे, उनका नाम पुकार के ऐसे ही छोड़ दिया गया। माता प्रसाद पांडे के मसले पर एक नोकझोंक देखने को मिली। फिर माता प्रसाद पांडे ने जब अपनी पूरी बात रखी कि गोरखपुर में उनके साथ बदसलूकी हुई, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, जवाब सीएम योगी ने दिया। तो क्या दिल्ली से लखनऊ तक क्या सियासी दंगल रहा, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे रमेश ठाकुर जी से, जिनसे समझेंगे कि दिल्ली की सियासत और लखनऊ की सियासत बड़ी घालमेल रही, लेकिन आज का दिन फुल सियासत भरा रहा। लखनऊ में ललकार और दिल्ली में यलगार। देश में सियासी संग्राम की ये वो दो तस्वीरें हैं जो यूपी से दिल्ली तक की तासीर बयां कर रही हैं। सोमवार को शुरू हुए यूपी के विधानसभा सत्र का नजारा भी संसद के मॉनसून सत्र सरीखा दिखा। विपक्षी दल सरकार को घेरने की पूरी तैयारी से आए। कानून व्यवस्था से लेकर स्कूल मर्जर तक, बिजली से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक तमाम तख्ती पोस्टर्स के प्रदर्शन से सपा के विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हंगामे के हालात में स्थगित भी हुआ सदन। सपा बीजेपी में जमकर वार पलटवार भी दिखा। बहस शुरू भी हो गई थी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो तानाशाहीपूर्ण धमकी देने का काम किया, उसके विरोध में हम लोगों ने आज प्रदर्शन करने का काम किया। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री विधायकों को धमकी देगा सदन के अंदर और जिस भाषा का इस्तेमाल करेगा, उस भाषा को हम लोग किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करते थे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समाजवादी और लोकतंत्र दोनों अलग अलग हैं। हम लोग 50 साल पहले लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल गए थे और लोकतंत्र सेनानी हैं। समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई है और अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी कीमत में हम लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। प्रदेश की बेहतर शिक्षा को लेकर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, कृषि विकास की दर को बढ़ाने को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर के जब हमने 36 घंटे तक सदन चलाया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने सदन का वॉकआउट किया था। तो ये लोग, विकास इनके एजेंडे में नहीं है, इसलिए वे लोग इस प्रकार की सिर पैर की बातें बोल करके ऐसे संसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके लिए वे पहले से ही कुख्यात हैं। वहीं दूसरी ओर
दिल्ली से सजे इंडिया गठबंधन के दंगल में खूब गदर मचा। वोट चोरी और एसआईआर को लेकर पहले किए गए मार्च के ऐलान के मद्देनजर विपक्षी दलों का कारवां चुनाव आयोग के ऑफिस की तरफ कूच कर गया। राहुल गांधी की अगुवाई में 25 से ज्यादा दलों के नेताओं ने अंगड़ाई तो ली, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। 25 दलों के 300 से ज्यादा नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने की जिद पकड़ी तो पुलिस ने परिवहन विभाग के पास ही बैरिकेडिंग कर दी और इन हालात में आक्रामक अंदाज में दिखे अखिलेश यादव बैरिकेड भी कूद गए। नहीं, हम तो नहीं चाहते। अब इस हालत में कैसे जा पाएंगे भाई? वर्दी वाले लगे, इन्हीं ने वोट रोका, ये हमें रोक रहे हैं, तो आखिर सरकार रुकवा रही है, इनकी गलती नहीं है। तो वर्दी पहने ये जानते हैं इनका वोट चोरी हो रहा है, वर्दी वालों की गलती नहीं, तो इनके ऊपर बैठे हुए हैं उनकी गलती है। 30 लोग के जाने पर सहमति है आपकी? 30 लोग पहले जाने तो दें, बस कहाँ है, बसी का नहीं पता भाई, बस कहाँ है ये बताओ। मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी है, सदन का समय बर्बाद करने वाली समाजवादी पार्टी है, जनता की समस्या उठाने में जो असमर्थ हो गई वह समाजवादी पार्टी है। इसलिए समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम जनता करेगी। वो देख रही है कि जनता ने इसलिए विपक्ष में भेजा था कि वहां जनता की समस्या को उठाओ, और वहां हंगामा करके सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना, जनता का पैसा बर्बाद करना, ये तो गैर जिम्मेदाराना विपक्ष का। विपक्षी दलों की जिद पर आयोग की तरफ से न्योता आया कि 30 लोगों की लिस्ट भेजो और मिलने आओ, लेकिन विपक्षी दल भी जिद पर अड़ गए। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा सब धरने पर बैठ गए। हंगामे के हालात में पुलिस ने सबको हिरासत में भी ले लिया, हालांकि बाद में सबको छोड़ दिया गया। संविधान की दुहाई देते हैं, इन दिनों में देश देख रहा है सबसे संविधान विरोधी काम कोई कर रहा है तो उसकी सरगना श्री राहुल गांधी जी हैं। कांग्रेस पार्टी की दिशाहीनता की और उनकी ये दुविधा बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। बहरहाल अब इसे सियासी अलगार कहें या सियासी संग्राम का सोमवार, जो भी है, यूपी से दिल्ली तक सजे इस दंगल में जमकर हुई सियासी मुठभेड़। ऐसे में सवाल यही है कि इस संग्राम के मायने क्या। तो पहले ईवीएम पर सवाल, अब वोट चोरी का आरोप, ये कितना गहन है। और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कर देगी जनता, क्योंकि उनको दिल्ली में भेजा था लोगों के मुद्दे उठाने और वो संसद नहीं चलने दे रहे। हालांकि अखिलेश यादव ने जब मार्च के बाद उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद उन्होंने फिर एक बार एसआईआर के मुद्दे पर सरकार पर जमकर हमला बोला। उस बयान को भी सुन लीजिए। बार बार कहना हक मारी मत मारी, ये लगातार बीजेपी का काम करने का तरीका है। सदन में बिना चर्चा के इतना बड़ा फैसला हो गया सदन में, कोई नया परिवर्तन होने जा रहा है इनकम टैक्स बिल में। नोटबंदी हम लोगों ने देखी, जीएसटी हम लोगों ने देखी, अमेरिका से टैरिफ लग रहा हम देख रहे हैं, हमारा पूरा कारोबार व्यापार चीन पर निर्भर हो गया। तो हम कहां जा रहे हैं देश को लेकर के? कैसे अमृत काल में विकसित भारत बनेगा, ये बड़े सवाल हैं। सर, आज फतेहपुर में अपोजिशन हो या ना हो, हम लोग बिल पास करेंगे,
अब वैसे किरण रिजिजू जी अकेले फुटबॉल खेलते हैं, हम लोगों को भी बुलाना चाहिए था, हम लोग भी साथ खेलते हैं फुटबॉल। और इस सरकार का नोटबंदी भी हम लोगों ने देखा, और नोटबंदी पे ये आश्वासन दिया कि काला धन खत्म हो जाएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। दोनों चीज हम लोग देख रहे हैं। जीएसटी कानून लाकर के सरकार ने ये बताया कि इससे सरलीकरण होगा, व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा। लेकिन जीएसटी मल्टीनेशनल कंपनियों के फेवर करने के लिए लाया गया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि सबसे ज्यादा संशोधन करना पड़ रहा है। आज इनकम टैक्स बिल पास हुआ है, क्या पास किया है, उसका क्या असर पड़ेगा कारोबार पर। विदेश नीति इनकी, टैरिफ के बाद टैरिफ, और तमाम तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं। चीन पर हमारा पूरा कारोबार निर्भर है, तो क्या संशोधन हम कर रहे हैं? क्या जीएसटी से संशोधन किया जिससे व्यापार बढ़ गया? क्या हमने नोटबंदी के बाद फैसले लिए जिससे हमारे व्यापारी और आम लोगों को लाभ पहुंचा हो? कोविड टाइम के समय जो परेशानी आई, यहाँ कोई पत्रकार ऐसा नहीं होगा जिसका उसके बाद वेतन बढ़ा हो। जो कम हुआ वो आज भी वैसा ही है। तो क्या लाभ मिला? और टैरिफ के बाद टैरिफ, और पूरा चीन पे निर्भर कर रहे हैं हम लोग कारोबार। सोचिए तो मेक इंडिया क्या है, विकसित भारत क्या है, अमृतकाल क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है। तो एक बार फिर सोचना पड़ेगा। और उनकी विचारधारा वाले लोग क्या कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। उत्तर प्रदेश चले जाइए, शिक्षा के लिए जो स्कूल खुले थे वो पाठशालाएं बंद हो रही हैं। इस देश में न जाने कितने लोगों ने राज किया होगा, किसी के राज में पढ़ाई पर इस तरह के केस दर्ज नहीं हुए होंगे। अंग्रेजों ने भी शायद मुकदमे नहीं लिखाए होंगे पढ़ाई को लेकर के, लेकिन बीजेपी की सरकार में पढ़ाई को लेकर के आप अगर पढ़ाना चाहते हो तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है 20,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएं, वो गरीब बच्चों के लिए। तो अगर गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हम कितने भी इनकम टैक्स के बिल ले आओ, इससे कौन सी खुशहाली आने वाली है? और आय दोगुनी वाली बात जो कही थी वो कहाँ है आय दोगुनी? तो उन्होंने बाद में सारे टैरिफ से लेके इनकम टैक्स बिल भी आज पास करा लिया गया। हालांकि अखिलेश यादव एक ही बात पर अड़े हुए थे कि समाजवादी पार्टी ने जो 18,000 शपथ पत्र दिए उनका क्या। डॉक्टर रमेश ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश को आपने सुना होगा, रिपोर्ट देखी, लखनऊ में भी वही पिक्चर, दिल्ली में भी वही पिक्चर। क्या विपक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, विपक्ष कितना मजबूत हो रहा है वो आप भी जान रहे हैं, लेकिन आज जो एकता है, आज एकता देखने को मिली है, क्योंकि सारे के सारे 302 सांसद राज्यसभा लोकसभा सारे के सारे आज पूरे पार्लियामेंट के बाहर एकदम उनका जमावड़ा खुद हमने अपनी आंखों से देखा। इवन प्रेस क्लब तक बिल्कुल घेराबंदी कर दी गई थी कि आज कोई भी उधर गाड़ी ना जा पाए, इनके बीच में कोई ना जा पाए। तो बात जहां तक आती है एकता की और ये मुद्दों को किस तरीके से एडमिट कर पा रहे हैं, मुद्दों को कैसे उठा पा रहे हैं, बात वहां पे आ जाती है। सवाल सबसे बड़ा ये है, जिन मुद्दों को लेके आज इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, इतना बड़ा मार्च उन्होंने निकाला, उसका हल कोई नहीं निकल पाया, उनका लाभ कोई मुझे लग रहा है विपक्ष को हो नहीं पाया। इनका मकसद था कि इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचना और वहां अपनी बात रख देना, और उसी बीच में दोपहर 12 बजे के तक ये आ जाता है कि भाई आप 300 तो नहीं आओगे, लेकिन उसमें से 30 जो सांसद हैं आप चुन लो, आप आ जाइएगा। तो विपक्ष के लोगों ने साफ मना कर दिया। उसके बाद में जब मना करा तो इन्होंने जब ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करी, फिर पुलिस के पूरा इंतजामात शाम को रात में उन्होंने कर लिया था। बैरिकेड से लेके जितने भी दस्ते थे, जितने भी टुकड़ियां उनको लगानी थी सुरक्षा कर्मियों की, वो लगा दी। और अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं, देखो मुद्दे तो हैं, इस बात से चौहान जी आप इनकार नहीं कर सकते हो। उन्होंने जीएसटी का भी मुद्दा बताया, उन्होंने नोटबंदी का मुद्दा बताया, उन्होंने सब चीजें बताई। नोटबंदी को जिस तरीके से ये शुरू से सभी लोग कहते हैं कि भाई नोटबंदी पे जब बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था तो सरकार की तरफ से उस समय बयानात आए थे, कई नेताओं ने भी कहा था कि उसके फिर फायदे गिनाए गए थे कि इसका मकसद हमारा ये है काला धन को खत्म करना,
काले धन को वापस लाना और आतंकवादियों की कमर तोड़ना, वो भी नहीं हो पाया। अब जीएसटी में भी सरकार फंसी पड़ी है, क्योंकि जीएसटी में जो जीएसटी बिल लेके आए वो आनन फानन में मुझे लगता है लाया हुआ लगता है। हर 25 तारीख को एक इनकी मीटिंग होती है, बॉडी कमेटी मीटिंग होती है, उसमें मनन मंथन होता है, फिर आज उस पे बिल में संशोधन किया जा रहा है और ये लगातार चीजें हो रही हैं। मतलब सरकार ज्यादा स्टैब्लिश नहीं है, वो सरकार ज्यादा इस चीज को स्टेबल नहीं है कि ये जो हम लोग जीएसटी का हमने छोड़ दिया है ये कानून, क्या ये लंबे समय तक है, ये चलता रहेगा? अगर जब इन्होंने एडमिट करा था, क्या छोटे या बड़े जितने भी व्यापारी हैं, फायदा किनको हो रहा है? तो ये सरकार भी तालमेल बिठा नहीं पाई है। अब छोटे व्यापारियों को जिनका कहना है कि भैया जीएसटी से जब से ये मार पड़ी है, हम तो जितना कमा नहीं रहे उतना जीएसटी में दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें, हालांकि ये सरकार समझ रही है, उनकी चिंताओं को, उनके आरोपों को और उनके विरोध को समझ रही है। तभी क्या है, सरकार बार बार इस पे मनन मंथन कर रही है और इस पे बदलाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसी वो कुछ करती है विपक्ष उस मुद्दे को उठा लेता है। विपक्ष सीधे कहता है कि हम तो पहले ही कहते आए थे, हमने तो पहले ही कहा था, ये बहुत जल्दबाजी में लाया हुआ फैसला है और वही हो रहा है, वही सरकार कर रही है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है यहाँ पे विपक्ष एकजुट हुआ है, उनकी आवाज जहां तक पहुंचनी थी वो पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी ने अब इसने एसआईआर में और अपने वोट चोरी में जिस तरीके से इन्होंने पहला मुद्दा उठाया था, पहले इलेक्शन कमीशन का नाम ले रहे थे, नेताओं को नाम ले रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपने बयान को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, ये संवैधानिक मामला है, संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए चाहे जितने भी बॉडीज हैं उनको हमें बचाना है, उन पे आघात नहीं होने देना है। क्योंकि अगर जब आप इलेक्शन कमीशन को बड़ा स्वतंत्र कहते हो, तो अगर 2014 का अगर वीडियो आप प्रधानमंत्री जी का देखो तो उन्होंने एक ट्वीट आज बड़ा वायरल हो रहा है, तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन सबको डरा ले, मुझे नहीं डरा सकते। ये प्रधानमंत्री के बयानात 2014 के हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री ने भी जो राहुल गांधी कह रहे हैं ऐसे ही वो भी उस समय विरोध कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के लिए। तो चौहान जी, होता क्या, जब सरकारें जो होती हैं उनको तो देखो सूट करता है, सारी संस्थाएं, सारे संवैधानिक पद उनको सूट करते हैं क्योंकि वो सारे उनके अंडर में होते हैं। लेकिन जैसी सरकार से बाहर जाते हैं, उनके हाथ से चीजें निकलती हैं, विपक्ष में आते हैं, वो सब की सब बह जाती हैं, सबकी उनके हाथ से निकल जाती हैं, उनकी कोई सुनने वाली नहीं होती। तो वही सरकार के साथ में हो रहा है, विपक्ष के साथ में हो रहा है जी। लेकिन एक चीज है, जिस तरीके से देखिए एसआईआर का मुद्दा पूरे देश में जब शुरू होगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर, एसआईआर पर, तब अलग बात थी। लेकिन केंद्र में बिहार था, लेकिन एक कहते नहीं पूरा मजमा लूट लिया अखिलेश यादव और उनके सांसदों ने। डिम्पल यादव, जया बच्चन, मतलब आप देखेंगे कि हर सांसद, जैसा आपने कहा, एकजुटता दिखाई दी, लेकिन जिस तरीके से वो बैरिकेड कूद गए, फिर हिरासत में भी लिए गए, लेकिन उन्होंने इसको बहुत एग्रेसिव होकर इस मुद्दे को पकड़ा है। आपको क्या लग रहा है कि उन्हें 27 से पहले वो खुद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं इस मुद्दे को? वो सोच रहे हैं कि ये ऐसा मुद्दा मिल गया है जो जनता की नब्ज पर हाथ रखेगा, क्योंकि ना भ्रष्टाचार चल रहा है, ना महंगाई पे लोग वोट डाल रहे हैं, आपने भी देख लिया है। तो ये एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जो बिल्कुल संविधान से मिलता जुलता है कि संविधान बदल जाएगा, वो डराया था। तो अब कह रहे हैं कि ये वोट चोरी कर रहे हैं, ये वोट डालने का अधिकारी नहीं छोड़ेंगे। देखिए चौहान जी, अगले 18 महीने के बाद में इनको चुनाव में जाना है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 साल के बाद में बिगुल बज जाएगा, सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। जो राहुल गांधी इस समय एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं और चुनाव आयोग पे जिस तरीके से प्रहार कर रहे हैं, यही मुद्दा तो अखिलेश यादव कुंदरकी के उपचुनाव के बाद उठा रहे थे। और जो अयोध्या की जो सीट थी, प्ले कार्ड वही उठाए हुए थे वो। आज मैं वही कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के सांसद वही प्ले कार्ड उठाए हुए थे। जया बच्चन के हाथ में कुंदरकी को लेके था कि कुंदरकी में वोट चोरी हुई, डिम्पल यादव के भी हाथ में इसी से मिलता जुलता प्ले कार्ड था जी। नहीं, आप वही तो मैं कह रहा हूं, वो तो पहले से इसके भुक्तभोगी हैं।
ये उन्होंने ये भी कहा आज मीडिया के लोगों के सामने कि एक बड़ा वो डाटा भी दे रहे थे कि हमने इतने शपथ पत्र दिए थे। अगर आज इलेक्शन कमीशन शपथ पत्र की मांग कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि हमने तो कुंदरकी के मामले में भी शपथ पत्र दिया था, उसके बाद में जितने विधानसभा इलेक्शन हुआ है और बीते लोकसभा के समय भी जितनी चीजें हुई थी, पर हमने सारे लोग शपथ पत्र दिया था और उसके बाद में कंप्लेन जाने 300-400 गिना रहे थे कि उसके ऊपर कोई उनको एक्शन नहीं दिया गया। अब उनको बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। मुझे लग रहा है कि बेशक राहुल गांधी ने इस मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे का फायदा सबसे ज्यादा अखिलेश यादव उठाएंगे, क्योंकि 27 का जो चुनाव है उस पे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की नजर है। उनको लगता है कि ये मुद्दा अगर गर्म रहा तो वोटर भी जागरूक हो जाएंगे, अधिकारी भी सतर्क हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन भी डर के काम करेगा। इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष होकर काम करेगा। अगर निष्पक्ष होकर काम करेगा तो उनको लगता है कि वो चुनाव अगला उनके फेवर में आ जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि बंदूक के नोक पे कुंदरकी का चुनाव उन्होंने लड़ाया है और दूसरे जगहों पे चुनाव डीएम एसपी खड़े होकर उन्होंने वोट डलवाया है, पुलिस वालों ने वोट डलवाया है, वीडियोज वगैरह भी वो जारी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, फोटोग्राफ वगैरह दे रहे हैं। तो इससे जनता के अंदर जो मैसेज है वो बड़ा गलत जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अब चुनाव की प्रक्रिया में जितना विश्वास कभी चौहान जी अभी तक होता है 70-75 सालों में, वो जनता बड़ा नाराज होगी इस बात को। उनके लिए ऐसा मैसेज गया कि भैया ये सब नौटंकी है, चुनाव जो हो रहा है कि सारा नौटंकी है। जो हम वोट दे के आ रहे हैं, हम तो दे के आ रहे हैं, फला आदमी को चला कहीं और जाता है जिसका हमें कुछ पता नहीं है। तो इस तरीके से जो अप्रत्याशित 3-4 राज्यों में जो चुनाव हुए, चाहे महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो जाए, दिल्ली का जब चुनाव हुआ था संजय सिंह कूद के यही बात कह रहे थे, पूरी आम आदमी पार्टी कह रही थी कि देखो प्रवेश वर्मा के घर में कितने वोट बनवाए जा रहे हैं। कई जगह कई सारे वोट हो रहे थे, लेकिन कंप्लेन भी उस समय प्रॉपर हो रही थी, लेकिन उस बार इलेक्शन कमीशन उस समय कुछ नहीं करा। यही हरियाणा में हुआ था और यही बात महाराष्ट्र में उस समय हो रही थी, लेकिन कोई भी उनकी कंप्लेन पे एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन 6 महीने की जो पड़ताल जो राहुल गांधी की टीम ने करी है, एक क्रिमिनल जो दस्तावेज उन्होंने निकाला है, एकदम लाखों पन्नों का जो उनके पास पूरा दस्तावेज है, उसके बाद से चीजें बिगड़ गई हैं। अब इसमें आप देखिएगा, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल शांत है, बाहर आके ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, ना उनका कोई आधिकारिक कोई बयान उनका बाहर निकल के आ रहा है। इसके अलावा सरकार से जुड़े हुए लोग, चाहे अधिकारी हो, मंत्री हो, नेता हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी गड़बड़ा गई है। उनको भी जवाब देते हुए नहीं बन पा रहा, क्योंकि भाई इलेक्शन कमीशन का बचाव कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, सरकार के लोग कर रहे हैं, क्योंकि फायदा तो अल्टीमेटली सरकार को ही हुआ है। अब यही सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं कि इस मुद्दे को इतनी हवा दे दो, इतनी आग लगा दो, एक एक व्यक्ति के पास ये पहुंच जाए और ये संदेश फैल जाए कि सरकार गलत कर रही है, इलेक्शन कमीशन जो है फर्जी वोट डलवा रही है। फिर अगले चुनाव में अगर आप वोट डालने जाओ जनता के लिए, तो आप सोच समझ के जाओ, आप किसी के बहका के में मत आना। जी अच्छा, यूपी के परिप्रेक्ष्य में आपने कहा कि अखिलेश यादव को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार हमलावर है विपक्ष पर, आज आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने जब माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दा उठाया अपने गोरखपुर में बदसलूकी वाला विरासत गलियारे वाले जाने पर लेकर उनके साथ, तो ऐसा टर्न डाउन किया है मुख्यमंत्री ने। कहा बोले आप और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, नदी के दो किनारे हैं, आप पास मुद्दा नहीं है, आप तो जिस उम्र में है आपको कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। तो जिस तरीके से एकदम स्ट्राइक डाउन कर दे रही है, तो बीजेपी कम से कम यूपी में आपको नहीं लग रहा है एग्रेशन में है पूरी तरीके से? नहीं, बिल्कुल चौहान जी, अगर बीजेपी की अगर बात करते हो, यूपी की बात करते हो, फिर दिल्ली की सेंट्रल की बात करो, तो अगर आप गौर से देखो, 2 बीजेपी आपको दिखाई देती हैं। एक बीजेपी जो है वो सेंट्रल में काम कर रही है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और जब आप यूपी में चले जाते हो तो ये लगता है कि यहाँ पे जो बीजेपी को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो योगी साहब कर रहे हैं, बाबा जी कर रहे हैं। वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो अगर कोई भी मुद्दे विधानसभा में उठा रहे हैं तो उस पर चर्चा हो रही है, लोग गौर भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने आज गोरखपुर का मामला उठाया और उन्होंने कहा कि जो पीडीए
कि जो ये राग अपना रहे हैं सब समाजवादी पार्टी, वो मुद्दे विहीन है। तो उस समय अगर आप देखो तो विधानसभा में विपक्ष के जितने भी लोग थे वो भी चुपचाप होके बैठ रहे थे, आराम से सुन रहे थे कि नहीं योगी जी तो अच्छा कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब है योगी जी की अगर कोई भी मुंह से बात निकलती है तो वो एडमिट की जा रही है, वो कार्यकर्ता भी उसको आखिरी में आपसे आखिरी में एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, ये सारी कवायद अखिलेश यादव की दिल्ली जीतने की तो है नहीं, जीतना तो 27 है ना? नहीं, दिल्ली अखिलेश यादव का टारगेट नहीं है। ये मैंने आपके शो में पहली बार भी कहा, दिल्ली टारगेट अखिलेश यादव का नहीं है। वो 2024 भी उनके जब लड़ रहे थे चुनाव लोकसभा का तब भी नहीं था और अब भी नहीं है। उनका टारगेट, मुख्य टारगेट जो है वो 27 है। 27 की वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और ये देख लेना, मुझे जहां तक लग रहा है कि 27 का वो चुनाव विधानसभा भी लड़ेंगे, क्योंकि उनको भाई जब जीत गए तो मुख्यमंत्री भी बनना होगा, वो फिर लोकसभा से सदस्यता भी लेंगे। तो इस हिसाब से कैंडिडेट का चुनाव, कौन व्यक्ति उनके साथ में मजबूती से खड़ा हुआ है, कौन कार्यकर्ता इस समय बहुत गंभीरता से चीजों को ले रहा है, तो उनकी पूरी टीम है, पूरी टीम मनन मंथन कर रही है और स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है। और ये जो मुद्दे, जो बड़े बड़े जो राष्ट्र के जो मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे SIR का मुद्दा हो जाए, हालांकि SIR का शोर तो बिहार में है, लेकिन उसकी तपिश, उसकी जो तस्वीर है, ये उत्तर प्रदेश तक ले आए हैं कि भैया अगर इलेक्शन कमीशन इस तरीके से काट छाट अगर वोटों में कर रही है तो पहले सतर्क हो जाओ आप। मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ, अपने लोगों को वो आगाह कर रहे हैं। और उसके बाद अब ये जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठा रखा है इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध, ये तो मुद्दा अखिलेश यादव का ही है। सबसे पहले उन्होंने उठाया था, लेकिन उनकी बात को मजबूती नहीं मिली। अब उनको मजा आ गया कि अब उनके साथ में 300 सांसद हो गए, राहुल गांधी का भी साथ मिल गया, कांग्रेस का भी साथ मिल गया। तो इस लिहाज से मुझे जहां तक लगता है इस मुद्दे को कांग्रेस को कम और समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा होने वाला है। और ये जो फायदा है, इस फायदे की तस्वीर हमें 2027 में भी देखने को मिलेगी। रमेश जी, आपने बहुत गहराई के साथ पूरा एनालिसिस कर दिया कि दिल्ली में सियासत कुछ और है, लखनऊ में कुछ और है, और लखनऊ में अगर आना है अखिलेश यादव को तो अभी बहुत मेहनत बाकी है, क्योंकि सामने लड़ाई में योगी आदित्यनाथ हैं और उनकी नीतियां हैं। आप हमारे साथ जुड़े बड़ी खबर में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।